Assalamu alaikum dear students, I am your chemistry teacher Muhammad Adil Sharaz. Today we are discussing about chapter number 1 class 9th. तो आज से हम अपना आगाज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हम इसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे कि केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा द वर्ड साइंस। देखिए, साइंस एक ऐसा वर्ड है जिसका मकसद है टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना या उसके बारे में इल्म हासिल करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो लफ्ज़ मैटर जो है हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मैटर इट्सेल्फ क्या है। मैटर आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि मैटर का मकसद होता है जो चीज़ वज़न रखे, यानी विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास इज़ कॉल्ड मैटर। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है स्पेस एंड मास मींस, इस दुनिया में अगर आप इर्द गिर्द नज़र डालें, अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, तो हर चीज़ आपको मैटर नज़र आएगी। जैसा कि आप और हम सब मैटर हैं। ये बोर्ड, ये मार्कर जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये सब मैटर है। अब जो मैटर है उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आपको समझना होगा कि मैटर इट्सेल्फ किस चीज़ से मिलकर बना होता है। मैटर इट्सेल्फ जो है वो स्मॉल एंड टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। स्मॉल एंड टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल एंड टिनी पार्टिकल्स जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कंपोजिशन पढ़ेंगे, वो बेसिकली किसका होगा? वो एटम का होगा। यानी एटम का स्ट्रक्चर क्या है और एटम की कंपोजिशन क्या है और एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंपोजिशन क्या है एंड एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो हम सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम एटम से शुरू करते हैं। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि जो सेंटर पार्ट ऑफ एटम होता है, सेंटर पार्ट ऑफ एटम, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो रीजन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम दो नाम दे सकते हैं। या तो हम उसको कह सकते हैं ऑर्बिटल्स, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं शेल्स का। ठीक है, ये क्या है? ये एटम की स्ट्रक्चर है। यानी सेंटर पार्ट ऑफ एटम क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। जबकि जो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, ये जो रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, ये ऑर्बिटल्स या फिर शेल्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इन शेल्स और न्यूक्लियस, इनके अंदर क्या मौजूद है, मींस के कंपोजिशन ऑफ एटम की जब हम बात करते हैं तो एटम की कंपोजिशन में हमें तीन चीज़ें मिलती हैं जिनको हम कहते हैं
सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिनसे मिलकर आपका एटम बना होता है, वो आपके पास 3 हैं। नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पे आता है प्रोटॉन और नंबर 3 पर आता है न्यूट्रॉन। ये 3 क्या हैं? ये आपके एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था बाय गोल्डस्टीन। ये सब जो मैं आपको नाम लिखवा रहा हूँ, ये आपके स्कूल और कॉलेजेस के MCQs टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय जेम्स चैडविक। अब देखिए इनके ऊपर चार्ज कौन कौन सी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है ज़ीरो, यानी कि कोई चार्ज नहीं होती। अलबत्ता न्यूट्रॉन का मास ज़रूर होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आपके जो इस एटम के अंदर मौजूद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको सबसे कम वज़न दिखाई देगा। वो आगे चलकर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इनटू द ऑर्बिटल्स, या फिर शेल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये जो रीजन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर मौजूद होते हैं? इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम जो कि सेंटर पार्ट कहलाता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में से सब ऑर्बिटल्स यानी कि सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। शेल्स के अंदर जो आपके सामने मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, देखिए इनके साथ मैंने नंबरिंग भी शो की है। यानी कि न्यूक्लियस के बाद आने वाला जो सबसे पहला शेल है वो है आपके पास K, इसके बाद आने वाला जो शेल है वो है L, और इसके बाद आने वाला जो शेल है वो है M, और उसके बाद जो आता है वो होता है N। अब देखिए इन शेल्स के अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रखने की एक सलाहियत होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है। इस कैपेसिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 2n²। जो 2 है ये फार्मूले में मौजूद होता है, जबकि जो n यहाँ पर मौजूद है, ये n क्या शो करता है? ये शो करता है नंबर ऑफ शेल, कि आप कौन से नंबर ऑफ शेल के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें मालूम करना हो कि बताइए कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्योंकि आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ये बात नहीं मालूम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि हम K के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना चाहते हैं कि बताइए K के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 2 रखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे n की जगह पर 1, बिकॉज़
जो K शेल है उसका नंबर हमारे पास न्यूक्लियस के बाद पहला है, इसीलिए हम इसका 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने मौजूद है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जवाब आने वाला है 2। यानी कि पता ये चला कि K के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं। इसी तरह से अगर हम L की बात करें तो यहाँ पर हम 2 फार्मूले का रखेंगे, यहाँ पर वापस N की जगह पर अब क्या रखने वाले हैं 2, क्योंकि L का नंबर न्यूक्लियस के बाद दूसरा आता है, यानी K फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास L सेकंड आता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 8। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं M की तो M हमारे पास ये फार्मूला सेम, यहाँ पर हम N की जगह पर हम 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा 18। इसी तरह से आप N को देखिए, N के अंदर हम 2 वही फार्मूले का रखेंगे, वापस से हम N की जगह पर 4 रखेंगे, 4 को हम स्क्वायर करवाएंगे तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 2 के साथ, तो आपका जवाब आने वाला है 32। तो हमें पता ये चला कि हमारे K के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 और L के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8, M के अंदर आते हैं 18 और N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 32। इसी तरह से हम सब शेल की तरफ चलते हैं। देखिए शेल्स के अंदर ही एक सर्कुलर पाथ होता है, जिस सर्कुलर पाथ के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सब शेल्स। अब सब शेल्स का जो ताल्लुक है वो आपके शेल्स के साथ है। फॉर सपोज अगर आप कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ K शेल है, तो उसमें बताइए सब शेल्स कितने होंगे। अगर उसके अंदर K शेल है यानी एक ही शेल है K, तो उसके अंदर सब शेल्स भी सिर्फ एक ही होगा और वो होगा आपके पास S। यानी जितना नंबर ऑफ शेल होगा उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल होगा। अगर हम L की बात करें तो L कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर, तो इसमें सब शेल भी 2 पाए जाएंगे, एक होगा S एंड एक होगा P। इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें तो 3 के अंदर M है, M थर्ड नंबर पर आता है, तो इसके अंदर 3 सब शेल्स होने चाहिए, S, P एंड D। अब सिमिलरली हम N की बात करें तो N चौथे नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक S, एक P, एक D और एक आपके पास क्या आ जाएगा, F। तो अब हम इनकी कैपेसिटी को देखते हैं कि हम इनकी कैपेसिटीज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए सब शेल्स की कैपेसिटी डिपेंड करती है आपके शेल्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बताइए उसके सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उसके सब शेल्स के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जितने भी आने वाले s ऑर्बिटल हैं, जितने भी नीचे S लिखे हुए हैं, उन सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। यानी S की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को रखने की है, इससे कम ज़रूर रख सकता है मगर इससे ज़्यादा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं रख सकता। तो अब आइए L के ऊपर, L के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 8। सो 8, अभी मैंने क्या कहा कि 2 तो आ जाएंगे किसके अंदर, आपके S में। तो अब 8 में से आप 2 माइनस कर दें तो बाकी कितने बचे, 6 बचे। तो यहाँ पर P के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। अब जितने भी नीचे P ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, इन दोनों के अंदर आप 6 6 डाल दीजिए, यानी हर P ऑर्बिटल अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता। अब यहाँ पर हम देखें तो हम M की तरफ आ गए हैं। M के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 18। हमें मालूम चल चुका है कि S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल 2। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6।
तो 6 + 2 को अगर आप प्लस करें तो कितने हो जाएंगे 8। 8 को आप माइनस कर दें किस में से 18 में से, तो बाकी बचेंगे 16, बाकी बचेंगे 10। तो यहाँ पर आप D के अंदर क्या लिख सकते हैं कि D के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 10। अब नीचे आने वाला जो एक D है यहाँ पर, इसके अंदर भी 10 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 32, किसके N के। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। हमें मालूम है कि S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 10 + 6 16, 16 + 2 18। अगर हम 32 में से 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 14। तो पता ये चला कि हमारे पास S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कि आपको आगे चलकर काम आएंगे, क्योंकि हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आपको ये सब शेल्स जो हैं उनकी ये कैपेसिटी बहुत काम आने वाली हैं। आज के लिए हमारे पास एटम और एटम के स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूक्लियस, शेल्स और सब शेल्स की इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।